नमस्ते मित्रों। आज जिस विषय पर चर्चा के लिए हम साथ हैं वो संग्रहालयों के समक्ष कोविड-19 के दौर में आने वाली चुनौतियों और अवसरों से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर मंथन ज़रूरी है क्योंकि कोरोना एक ऐसे समय के रूप में विश्व के समक्ष आ खड़ा हुआ है जिसमें नए अवसरों के लिए, नई संभावनाओं के लिए विचार ज़रूरी है। चुनौतियाँ इतनी गंभीर और इतनी बड़ी हैं कि मानव समुदाय अपने हर प्रयास में इन चुनौतियों के सामने कभी छोटा, कभी हारा और कभी लड़खड़ाता हुआ दिखता है। संग्रहालय क्षेत्र मानव अनुभवों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मानव शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। ऐसे में इस संस्थान पर कोविड-19 ने जो असर किया है उसे समझना और उससे आगे बढ़ना, चुनौतियों को अवसर के रूप में तब्दील कर देना, इस मंथन का यही संभावित परिणाम होना चाहिए। पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि संग्रहालयों से हम समझते क्या हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की रिपोर्ट ने संग्रहालयों के लिए जो परिभाषा दी है उसके अनुसार संग्रहालय एक लाभ हानि से परे ऐसे स्थायी संस्थान हैं जो मानव समुदाय के सेवा और उसके विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हैं। आम जनता के लिए खुले हुए ये संस्थान कला वस्तुओं, मानव विकास से जुड़े अवशेषों, प्राकृतिक उपादानों, कही और न कही गई संस्कृति के तत्वों, इन सब के जो अवशिष्ट हैं उनको प्राप्त करता है, उनको सुरक्षित करता है, शोध के लिए तैयार करता है, एक सीमा तक शोध भी करता है, लोगों तक इस शोध के परिणाम को पहुंचाता है और कला वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी संस्कृति और अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक हो सकता है। लेकिन संग्रहालय किसी भी प्रकार से एक ऐसी संस्था नहीं है जहां शिक्षा औपचारिक रूप से दी जाती हो। अनौपचारिक शिक्षण संस्थान के रूप में संग्रहालयों की स्थापना काफ़ी बाद का एक विषय है। अपने प्रारंभिक काल में संग्रहालय एक ग्रीक शब्द म्यूज़ेस से उत्पत्ति के अर्थ में समझा जा सकता है, जहाँ 9 म्यूज़ेस या ज्यूस की 9 बेटियों जो देवियाँ थीं, उनके मंदिर के रूप में संग्रहालयों की परिकल्पना की गई। ये 9 म्यूज़ेस या ज्यूस की 9 पुत्रियाँ मानव एक्सपीरियंस या मानव अनुभवों से कितनी हद तक जुड़ी हुई थी, इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि इनमें से कोई शोक, कोई हर्ष, कोई खगोल विद्या, कोई मंत्र विद्या, कोई इतिहास, तो कोई कला, कोई संगीत, कोई नृत्य, इनसे जुड़ी देवियाँ थीं और इन्हीं का वास जहाँ पर था वो संग्रहालय माने गए। सैमुअल जॉनसन ने इसी रूप में इनकी परिभाषा करते हुए कहा कि संग्रहालयों को विद्वानों की जिज्ञासा या विद्वत्तापूर्ण जिज्ञासा के अर्थ में लिया जाना चाहिए, यानी जहाँ जाकर विद्वानों की जिज्ञासा का शमन हो या जिन स्थानों से विद्वानों के मन में जिज्ञासा आए और वो उस जिज्ञासा के माध्यम से सृष्टि के प्रति अपनी नई समझ को विकसित कर सकें, ऐसे संस्थान या ऐसी संस्थाएं या ऐसे स्थान संग्रहालय माने जाने चाहिए। समयांतराल से संग्रहालयों की परिभाषा में भी धीरे धीरे विकास परिलक्षित हुआ। एडवर्ड फिलिप द्वारा लिखी गई यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार संग्रहालय या ग्रंथालय एक महाविद्यालय या जन संस्थान जैसे भवन हैं, लेकिन इन भवनों में
विद्वान अपने मनोरंजन के लिए एकत्रित होते हैं। इसका अर्थ था कि अनौपचारिक शिक्षण संस्थान के रूप में संग्रहालय या म्यूज़ियम्स एक ऐसे अनुभव का एक्सपोजर देते थे जिसमें शिक्षा मनोरंजक तरीके से संप्रेषित की जा सके। अनेक परिभाषाओं में से एक परिभाषा जिसे एल.बी. कोलमन ने दिया, उन्होंने एक जातिगत एक्सपीरियंस में संग्रहालय को परिभाषित करते हुए कहा कि संग्रहालय एक अमेरिकन पद्धति है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस अर्थ में संग्रहालय एक पूर्णतः लोकतांत्रिक संस्था के रूप में प्रकट होते हैं, हमारे सामने आते हैं। और यही संग्रहालयों की विशेषता है कि मनुष्य के विकास और उसके पर्यावरण, उसके वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संग्रहालयों का जो ऑब्जेक्टिव है या जो उनके जो कार्य का लक्ष्य है, यदि उसे वर्गीकृत रूप में देखा जाए तो आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन, उनका कंजर्वेशन, उनका परिरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन ताकि वो चिरजीवी बन सकें, एग्ज़िबिशन, उनके प्रति किया गया शोध कार्य और शोध कार्य का प्रकाशन और इनके माध्यम से जनसामान्य में जिज्ञासा के द्वारा जनसामान्य को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इस सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स माने गए हैं। संग्रहालयों का एक लंबा इतिहास रहा है। यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूरोप में संग्रहालयों की शुरुआत मानी जा सकती है। लगभग 15वीं शताब्दी ईस्वी से ही राजाओं, महाराजाओं और अमीर तबके के लोगों के द्वारा जो वस्तुएं संग्रहित की जाती थीं, उनके एग्ज़िबिशन से संग्रहालयों का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे इन एग्ज़िबिशंस में या संग्रहालयों में वो वस्तुएं भी शामिल की जाने लगीं जिससे समुदाय के इतिहास और उनकी आइडेंटिटी से जुड़े हुए तत्वों को प्रदर्शित किया जाए। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक संग्रहालयों में कला वस्तुओं, चित्रकला, मूर्तियों इत्यादि का भी समावेश किया जाने लगा। लगभग 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय लोग जहाँ जहाँ बसे, वहाँ वहाँ संग्रहालयों के खुलने का क्रम शुरू हुआ। इस समय संग्रहालय 2 रूपों में शुरू हुए। पहला, वो राष्ट्र जहाँ यूरोपीय लोग बसे थे लेकिन जिन राष्ट्रों की अपनी संस्कृति विद्यमान थी, जैसे ग्वाटेमाला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। और दूसरे वो देश जिन संस्कृतियों को यूरोपियंस ने प्रभावित किया था, यूरोपीय संस्कृति ने प्रभावित किया था, और इस प्रभाव के चलते चर्चेस और विहार खुलने लगे थे, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चील, वेनेजुएला इत्यादि। इसी दौर में हम अफ्रीका में भी संग्रहालयों के खुलने का क्रम देखते हैं। लेकिन एशिया में संग्रहालय या मॉडर्न सेंस वाले संग्रहालय 19वीं या 20वीं सदी में ही खुलने प्रारंभ होते हैं। इन संग्रहालयों को हम मॉडर्न सेंस में इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि यद्यपि 6ठी शताब्दी ईस्वी से ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और उसके भी पहले ऐसे भवनों के बारे में हमें पता चलता है जहाँ कला वस्तुओं या चित्रकलाओं का संग्रह किया जाता था। मंदिरों में भी मूर्तियों का संग्रह होता था और मंदिरों की मूर्तियों के संग्रह को भी निजी भवनों में रखा जाता था। लेकिन कोई ऐसा भवन जहाँ मॉडर्न संग्रहालय, मॉडर्न म्यूज़ियम्स के सभी गुणों को देखा जाता हो, उनको खुलने का दौर 19वीं 20वीं शताब्दी से पहले भारतीय स्थल क्षेत्र में नहीं दिखाई देता। तो 19 और 20वीं शताब्दी 19वीं और 20वीं शताब्दी ईस्वी में जापान और भारत संग्रहालयों के खुलने के क्रम में प्रविष्ट होता है।
ये इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता में बना हुआ भारत का पहला संग्रहालय है। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ ही उस कॉन्शियसनेस की भी शुरुआत हुई जो भारत में संग्रहालय के खुलने के लिए आवश्यक थी। इसी समय डॉक्टर बैनिश ने 1814 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष सोसाइटी के एक अपने संग्रहालय के खुलने की वकालत की और वही इस संग्रहालय यानी इंडियन म्यूज़ियम संग्रहालय कलकत्ता के पहले डायरेक्टर बने। इंडियन म्यूज़ियम संग्रहालय में 2 उपविभाग थे, जिनमें पहला आर्कियोलॉजिकल या और एंथ्रोपोलॉजिकल और दूसरा जियोलॉजिकल और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट हुआ। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी जैसे मद्रास में या दूसरे हिस्सों में संग्रहालयों को खोला गया। बॉम्बे में इसके बाद एक वो दौर भी आता है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जॉन मार्शल के प्रयासों से खुलता है और 1898 के बाद एएसआई के अपने प्रयासों से संग्रहालय क्षेत्र में एक नए क्रांति का जन्म होता है। तो एएसआई के द्वारा संग्रहालयों को खोलने और उनके रखरखाव की बड़ी जिम्मेदारी वहन की जाती है और देश के कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में संग्रहालयों की स्थापना की जाती है, जिनमें सारनाथ, आगरा, अजमेर, दिल्ली किला, बीजापुर, नालंदा, सांची इत्यादि क्षेत्र, लाहौर इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इस प्रकार हमें ये पता चल रहा है कि भारतीय समाज संग्रहालयों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हो रहा था और नए संग्रहालयों की डिमांड भी बढ़ रही थी। लेकिन किसी एक एजेंसी के द्वारा, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे एएसआई हो, सारे संग्रहालयों की स्थापना संभव नहीं थी। तो जो म्यूज़ियम एंथुजियास्ट्स थे उनके अपने प्रयासों से भी संग्रहालयों के खुलने का क्रम इस समय हम देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, प्राक स्वतंत्रता काल से ही एक से ज़्यादा एजेंसीज़ ने म्यूज़ियम्स के स्थापना में पहल की, जिनमें हम उन नगर महापालिकाओं का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने संग्रहालय क्षेत्र में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी ने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम बॉम्बे या विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम बॉम्बे, इसी प्रकार इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के प्रयासों से खुला। पूना में भी जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी थी उसके प्रयासों से म्यूज़ियम को खोला गया। बड़ौदा में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों से म्यूज़ियम खुले। इसके साथ विश्वविद्यालयों ने भी अपने अपने संग्रहालयों, अपने अपने परिसर से संलग्न संग्रहालयों को खोलने के लिए उत्सुकता दिखाई। और इसी समय हम देखते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में आशुतोष म्यूज़ियम ऑफ इंडियन आर्ट को खोला। इस प्रकार विश्वविद्यालय से संबद्ध पहले म्यूज़ियम के रूप में हम आशुतोष म्यूज़ियम ऑफ इंडियन आर्ट को देखते हैं। और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कौशाम्बी, गुरुकुल विश्वविद्यालय द्वारा हरिद्वार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भारत कला भवन इत्यादि संग्रहालयों का खुलना शुरू हुआ और संग्रहालयों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी, एक नवीन दौर शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद के काल में हम दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम की स्थापना और दिल्ली सरकार के ही द्वारा, भारत सरकार के ही द्वारा पूर्व में स्थापित संग्रहालयों को राष्ट्रीय संग्रहालयों का दर्जा दिए जाने के लिए भी प्रयासरत देखते हैं, जिनमें इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता और सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद को काउंट किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य भी लगभग 35 ऐसे संग्रहालय खुले जो पुरातत्व
और पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से जुड़े हुए थे या किसी पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र से संबंधित थे, जिन्हें हम साइट म्यूज़ियम की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये एक लंबा इतिहास रहा। स्वतंत्रता के बाद के काल से वर्ष 2020 तक यदि गणना करें तो लगभग 1000 म्यूज़ियम्स आज हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 5 से 10 संग्रहालयों के खुलने के गति को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। संग्रहालयों को खुलने के प्रति जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की प्रतिभागिता। जिस रूप में लोग संग्रहालयों में जाना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, अपने अतीत को समझना चाहते हैं, और साथ में ऐसे म्यूज़ियम एंथुसियास्ट्स भी हैं जो अपने संग्रहालयों की स्थापना करना चाहते हैं, अपने द्वारा इकट्ठा किए गए कलावशेषों या किसी विशिष्ट प्राप्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं। विश्व भर में इस समय लगभग 95,000 म्यूज़ियम्स खुल चुके हैं और वर्ष 2012 की तुलना में लगभग 60% की बढ़ोतरी के साथ संग्रहालयों के खुलने का क्रम देखा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल और वर्चुअल एक्सपीरियंस के दौर में भी संग्रहालय जैसे गंभीर मनोरंजन प्रदान करने वाले संस्थान अपनी लोकप्रियता को बनाए रखे हैं। बहुत से तरह के म्यूज़ियम होते हैं जिनमें फ़ाइन आर्ट से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है या कुछ व्यक्तित्व हैं उनके अपने घर, उनके पैलेस, उनसे जुड़े हुए म्यूज़ियम्स, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स जो ऑन साइट म्यूज़ियम्स कहे जाते हैं, और साथ में जनरल म्यूज़ियम्स जिसमें हम डॉल म्यूज़ियम, जिसमें हम गाड़ियों को, विंटेज कार्स के संग्रह को देख सकते हैं, ऐसे म्यूज़ियम्स होते हैं। तो संग्रहालयों के संख्या के साथ साथ उनके टाइप के या उनके प्रकार के विस्तार को भी देखा जाना ज़रूरी है। वर्ष 2020 वो वर्ष हुआ जिसने म्यूज़ियम दौर के क्रांति का आह्वान किया था। यदि इस समय खुलने वाले म्यूज़ियम्स के शेड्यूल को देखें तो आप देख सकते हैं कि गोवा से लेकर बेंगलोर, जयपुर, मणिपाल, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर इस वर्ष के अंत तक ऐसे म्यूज़ियम्स के खुलने का शेड्यूल निर्धारित था। जो म्यूज़ियम वैरायटी, कुछ टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे, कुछ कुलिनरी आर्ट्स, बर्तन, भांडे, खाना बनाने की वस्तुओं से जुड़े हुए थे, तो कुछ ज्वेलरी से जुड़े हुए थे म्यूज़ियम्स। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि म्यूज़ियम्स ने अपने आकार को विस्तार दिया है, उसने अनुभवों के विस्तार को प्रमोट किया है और मनुष्य की जो प्रजाति है जिसमें नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, उस प्रजाति के लिए वो ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट कर सक रहा है। वर्ष 2000 के बाद से संग्रहालयों में क्या परिवर्तन आए? यदि हम कोविड-19 के दौरान संग्रहालयों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को असेस करना चाहें तो ज़रूरी है कि थोड़ा पीछे से ये समझने का प्रयास करें कि वर्ष 2000 के बाद संग्रहालय क्षेत्र ने गवर्नमेंट को किस तरह से अट्रैक्ट किया। ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि लोगों के ध्यान को भी आकृष्ट किया। तो वर्ष के शुरुआत की बात करें तो शायद ये एक निराशाजनक अवधान माना जा सकता है, जहाँ पर लोगों ने म्यूज़ियम्स को एक डिप्रेसिव संस्थान बनते हुए देखा। वर्ष 2004 में 5th सेंचुरी की बुद्ध प्रतिमा की चोरी या रामपुरवा स्तंभ शीर्ष का डैमेज होना ड्यूरिंग एग्जीबिशन, या दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री में आगजनी का कांड वर्ष 2016 में जो हुआ, ये घटनाएं ऐसी रहीं जिन्होंने वर्ष 2000 से ही के शुरुआत से ही लोगों
और गवर्नमेंट के मन में ये भावना पैदा की कि म्यूज़ियम्स अपने ऑब्जेक्ट्स को लेकर के सचेष्ट प्रयास नहीं कर रहे, ना वो चोरी रोक पा रहे हैं, ना माल हैंडलिंग रोक पा रहे हैं, और ना म्यूज़ियम ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कमिट किए गए क्राइम्स को रोक पा रहे हैं। वर्ष 2009 में म्यूज़ियम्स ग्रांट स्कीम द्वारा 14 पॉइंट का एक एजेंडा तैयार किया गया, जिसमें लोगों को रचनात्मक तरीके से इन्वॉल्व किए जाने को लेकर गवर्नमेंट के प्रस्ताव को देखा जा सकता है। गवर्नमेंट ने माना कि हर स्तर पर ना सिर्फ एग्जीबिशन बल्कि पुरावशेषों और कला वस्तुएं हैं उनके रखरखाव से संबंधित, टिकटिंग से संबंधित बड़े सुधार किए जाने की ज़रूरत है यदि म्यूज़ियम्स अपने क्रिएटिव एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं। फिर भी यूनेस्को ने वर्ष 2010 और फिर 11 में इंडियन म्यूज़ियम्स या भारतीय संग्रहालयों के ख़िलाफ़ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स की चोरी एक चिंताजनक स्थिति है। म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स जिस तरीके से रखरखाव के बिना ख़राब हो रहे हैं उसको भी देखा जाना चाहिए, उसको भी समझा जाना चाहिए। वर्ष 2012 की पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंडियन म्यूज़ियम्स की बुरी हालत को संसद में चिंतनीय विषय के रूप में उठाया और इस बात की तरफ इशारा किया कि सिर्फ 10% ही जो एक्वायर्ड कलेक्शन है उसका डिस्प्ले किया जाता है, और वो भी रोटेशन बेसिस पर नहीं। वो स्थापित गैलरीज होती हैं जिनमें नए पुरावशेष नहीं बार बार बदल करके एग्जिबिट किए जाते, बल्कि जो पुराने कलावशेष हैं उनको ही एज इट इज़ प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी वजह से म्यूज़ियम एक्सपीरियंस करप्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। इन सब के बावजूद वर्ष 2014 की ब्रिटिश काउंसिल रिपोर्ट ने एक उम्मीद की किरण दिखाई, जहां उसने प्रदर्शित किया कि लोगों के मन में उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवनचर्या में म्यूज़ियम्स के महत्व के प्रति लगाव बढ़ रहा है, उस तरफ अवधान बढ़ रहा है, और इसीलिए नए म्यूज़ियम्स को खोला जाना चाहिए और अपग्रेडेशन की एक नियमित प्रणाली अडॉप्ट की जानी चाहिए। वर्ष 2020 के बजट स्टेटमेंट को इस दृष्टि से एक बड़ा ही रेखांकित किया जाने वाला स्टेटमेंट माने तो 34वें स्थान पर भारत के ट्रैवल और टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को इंक्रीज़ हुआ हम देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2014 की 65वीं रैंक थी भारत की, वो बढ़कर वो उसका विकास हुआ और वो सुधर कर 34वें स्थान पर पहुंच गई। साथ में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी 7.4 की बढ़त के साथ दर्ज हुई। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इन सारे घटनाक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए वित्त वर्ष 2020 और 2021 में म्यूज़ियम्स के लिए बजटरी एलोकेशन को 3.82% की हाइक के साथ प्रपोज़ किया। इस क्षेत्र को वर्ष 2020 और 21 में सुधरा हुआ फाइनेंस प्राप्त होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ, और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को 3150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्राप्त हुआ नए म्यूज़ियम की स्थापना के लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है मैरीटाइम म्यूज़ियम, जिसको लोथल में स्थापित किया जाना है। गवर्नमेंट ने न सिर्फ नए म्यूज़ियम्स की स्थापना बल्कि ऐसे म्यूज़ियम्स की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिए हैं जो आदिवासी
चेतना और भारत का जो मैरीटाइम कल्चर है उसको एग्जिबिट करें। तो इसके लिए झारखंड और लोथल में दो रेस्पेक्टिवली ट्राइबल और मैरीटाइम म्यूज़ियम के स्थापना को प्रमोट करने की सोच दिखती है। और साथ में कुछ ऑन साइट म्यूज़ियम्स जिनको आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स के रूप में समझा जा सकता है, उनमें राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर जो असम में है, धौलावीरा और आदिचनल्लूर, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद हम मार्च 2020 से कोरोना के दौर में पहुंच गए और जितने भी बदलाव की उम्मीद थी, जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, उनको एक सीरियस हॉल्ट लगा, कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध हुआ। कोविड-19 ने संग्रहालय क्षेत्र को कितना प्रभावित किया, यूनेस्को ने इसको असेस करने के लिए इस क्राइसिस को और म्यूज़ियम्स के क्षमता को कि वो कैसे इस दुर्घटना से उबर सकती है, साथ में लोगों तक म्यूज़ियम्स कैसे पहुंच सकते हैं, इन सभी संभावनाओं की असेसमेंट के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तावना में कहती है कि कोविड-19 की मार से संग्रहालय क्षेत्र जिस प्रकार जर्जरित हुआ, उसमें विश्व के तमाम एजेंसीज़ को सामने आना पड़ेगा और म्यूज़ियम्स के सपोर्ट के लिए कार्य करना पड़ेगा, न सिर्फ इस क्राइसिस के दौर में बल्कि क्राइसिस के गुज़र जाने के बाद संग्रहालय जिस प्रकार अपने को संभालना चाहते हैं, वहाँ भी म्यूज़ियम्स को, वहाँ भी विभिन्न वैश्विक एजेंसीज़ को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्थान क्रिएटिव इकोनॉमी, सोशल कोहेंशन के जनक हैं। हम इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, हम आर्थिक प्रगति की बात कर सकते हैं, आर्थिक प्रयासों की बात कर सकते हैं, लेकिन संग्रहालय रचनात्मक अर्थ प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं जो शिक्षा, समाज और संस्कृति के प्रसार में अपनी एक बहुत ही उन्नत भागीदारी रखती हैं। जिन चैलेंजेस को इस दौरान समझा गया या विभिन्न एजेंसीज़ ने जिन चैलेंजेस को संग्रहालयों के समक्ष देखा है, उनमें कुछ को बिंदुगत किया जा सकता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ फिनेंस, दो बातें हैं जिनको फाइनेंस के संबंध में समझा जाना चाहिए। पहला ये कि गवर्नमेंट या दूसरी स्टेट, सेंट्रल या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा या धनराशि म्यूज़ियम्स को प्राप्त होती है संलग्नता के कारण, वो कितनी है, वो कैसी है, और साथ में जो फंड म्यूज़ियम्स खुद जनरेट करते हैं वो किस प्रकार का है। इसमें इस संबंध में कहना जायज़ होगा कि म्यूज़ियम्स ने हमेशा ही बजट के संबंध में, अपने फिनेंसेस के संबंध में एक चैलेंज को फेस किया है। कहीं ना कहीं म्यूज़ियम्स का जो अपना रवैया रहा है, गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स का जो अपना रवैया रहा है, वो म्यूज़ियम्स के अपने फंड जनरेशन में बाधक भी है। सरकारी तंत्र पर उंगली उठाते हुए अनेक बार इस बात को हाईलाइट किया गया, चाहे वो भावदाजी लाड म्यूज़ियम की डायरेक्टर तंसीम ज़कारिया मेहता हो या छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के डायरेक्टर जनरल सब्यसाची मुखर्जी हो, कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ही बड़ा व्यवधान है जो संग्रहालयों, जो स्पेशली राष्ट्रीय संग्रहालयों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। ये तो बात उन म्यूज़ियम्स की जहाँ डायरेक्टर्स की या जहाँ पर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की नियुक्ति है, पर बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम्स भी हैं जहाँ पर डायरेक्टर्स की नियुक्ति ही नहीं है। ऐसी दशा में जो बजटरी एलोकेशन होता है उसको प्रॉपर चैनल भी प्राप्त नहीं होता।
बजट की बात करें तो बजट वर्ष 2016-17 में जो अलॉट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, वो उसमें अलग अलग रूप से उसका बाइफरकेशन हो जाने के बाद, उसका अलॉटमेंट हो जाने के बाद एएसआई के द्वारा संचालित म्यूज़ियम्स के हिस्से 680 करोड़ की धनराशि पड़ी, और वो म्यूज़ियम्स जो एएसआई के द्वारा गवर्न नहीं थे उनको लगभग 400 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। लेकिन इसमें से भी जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2015 में लगभग 687 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा गवर्नमेंट को वापस किया गया। और ये सिर्फ वर्ष 2015 की ही रिपोर्ट नहीं है, बल्कि 1980 से लेकर के अब तक हर वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपया हर फाइनेंशियल क्लोजिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट को वापस करती है। इसका मतलब कि बजट में जितनी धनराशि म्यूज़ियम्स को दी जाती हैं उनका सही तरीके से नियमन नहीं होता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट खुद इस क्षेत्र के प्रति परांगमुख हो जाती है और वो कुछ नए प्रयास करने से हिचकती है। नए फंड्स को प्रदान करने से बजट में नई धनराशि या एक बेहतर धनराशि को म्यूज़ियम्स को एलोकेट करने से वो हिचकती है। जहाँ तक जनरेशन ऑफ फंड्स की बात है तो म्यूज़ियम्स का जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर है, जो वर्षों पुरानी कार्य पद्धति है, उसने उसके नए कार्य करने के तरीक़ों में बाधा पहुंचाई है। दूसरे पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहॉल की हम बात करें, यही जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है काम करने का, इसने म्यूज़ियम्स को नए तरीके से सोचने का अवसर ही नहीं प्रदान किया है। कोविड-19 के दौरान ही इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में पानी के रिसाव की घटना देखने को मिली। ये इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता पहले भी नए जो पुराने अवशेष थे उनकी चोरी को रोकने में अक्षम रहा। इस तरीके की घटनाएं ये बताती हैं कि म्यूज़ियम स्टाफ भी डरा हुआ होता है। कई दफ़ा वो सिक्योरिटी रीज़न से अपने काम में बेहतर परफॉर्म नहीं करता, लेकिन इन सब का उत्तरदायित्व एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ऊपर लेना पड़ेगा और नए तरह से सोचने के लिए, नए तरह से काम करने के लिए ऊर्जावान होना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती है। म्यूज़ियम्स का जो इनर मैनेजमेंट है, यानी पुरावशेषों, कलावशेषों के प्रिजर्वेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग से संबंधित, वो एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। क्योंकि जैसे ही हम म्यूज़ियम के अंदर क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ म्यूज़ियम्स वाकई क्षेत्र या स्थान की कमी से जूझ रहे होते हैं। भले ही विश्व के दूसरे हिस्सों में जा कर के हम अपनी कलावशेषों को, अपने पुरावशेषों को वापस लाने के लिए प्रयास करें, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने म्यूज़ियम्स कलावशेषों की वापसी और उनको अकोमोडेट कर सकने के लिए सक्षम हैं। क्या घर वापसी के बाद कलावशेषों को उनके सम्मान की जगह मुहैया कराई जा सकती है। तो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री फॉर नेशनल म्यूज़ियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली का जो म्यूज़ियम है, वहाँ पर जो आगजनी की घटना हुई वर्ष 2016 में, उसने लगभग 160 मिलियन वर्षों पुराने डायनासोर के अस्थिपंजर को जला दिया और उसी के अगले वर्ष प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जा कर के 100 मिलियन के कलावशेषों को वापस लाने की मुहिम छेड़ी और बताते हुए गर्व अनुभव किया कि ये पूरा कलावशेष हिंदुस्तान में वापस आएगा। लेकिन जिस देश में 160 मिलियन पुराने डायनासोर के अवशेष जल के खाक हो गए, वहाँ इन कलावशेषों को संभालने की तैयारी पहले अपेक्षित है। म्यूज़ियम स्टाफ के मैनेजमेंट का प्रश्न भी गंभीर है, क्योंकि म्यूज़ियम स्टाफ एक बार सरकारी तौर पर अपॉइंट हो जाने के बाद एक ऐसे इनएक्टिव तंत्र में तब्दील हो जाता है जिसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, जो म्यूज़ियम के अंदर आने वाले लोगों, उन दर्शकों को इंगेज कर पाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। कई बार उनके झुंझलाने और उनके वापस चले जाने की वजह म्यूज़ियम स्टाफ ही होता है। तो नियमित वर्कशॉप के थ्रू इस बात को
अंडर कंसिडरेशन रखना ज़रूरी होगा और ये चैलेंज का एक आयाम है। सिक्योरिटी म्यूज़ियम की बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ कोविड-19 के दौर में बल्कि आम तौर पर भी म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स की सिक्योरिटी एक ऐसा बिंदु है जिस पर सरकार को और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रशासनिक तौर पर भी म्यूज़ियम्स को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ चुनौतियाँ हैं, अवसर भी वहीं हैं। म्यूज़ियम्स चूँकि कम्युनिटी इंगेजमेंट का बड़ा हिस्सा हैं, तो इसी कम्युनिटी को अपना हथियार बना करके, अपनी सशक्त भुजा बना करके यदि म्यूज़ियम्स काम करते हैं तो निश्चित तौर पर समय कैसा भी होगा, म्यूज़ियम्स अपने को स्थिर रखने में सक्षम होंगे। कम्युनिटी इंगेजमेंट आम तौर पर दो बातों से प्रभावित होता है। पहला, एग्ज़िबिट किस प्रकार का है, दूसरा एक्सेसिबिलिटी कैसी है। म्यूज़ियम्स यदि इन दोनों क्षेत्रों में अपने एग्ज़िबिशंस को इम्प्रूव करके, डिस्प्ले को इम्प्रूव करके, डिस्प्ले के संबंध में दी जाने वाली जानकारी को इम्प्रूव करके और साथ में एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करके इस अपने जो एस्पेक्ट है उसको मजबूत कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान कम्युनिटी के इंगेजमेंट को लेकर के सशर्त सुधार हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ लोगों का आना संभव नहीं होगा। तो किस प्रकार उसको हैंडल किया जाए, साथ में एक्सेसिबल हम कैसे बनाएंगे, म्यूज़ियम्स कैसे अपने कलाविशेषों को एक्सेसिबल बना सकते हैं, उस पर विचार किया जाना चाहिए। रिचनेस ऑफ इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन। म्यूज़ियम्स चूँकि इनफॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत ही उजागर संस्थान है, तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि जो विषय है या जो डिस्प्ले है उसको इतने रोचक तरीके से आम जनों को मुहैया करा दिया जाए आसानी से कि वो एजुकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएं। स्कूली तौर पर, यूनिवर्सिटी के तौर पर भी म्यूज़ियम्स को लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त जरिया ढूंढना पड़ेगा। ये क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के तौर पर बदल सकता है। तो हम भावदाजी लाड म्यूज़ियम की बात करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बॉम्बे की बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये म्यूज़ियम्स क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स के प्रोवाइडर्स बने हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड्स में। डिजिटाइजेशन के माध्यम से म्यूज़ियम्स अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का एक नया और आसान प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो कोविड-19 का दौर जिसमें सब कुछ एक तरीके से रुक गया है, इस दौर में ई कंटेंट डेवलप करके या ई कलेक्शन को प्रमोट करके अपनी वेबसाइट क्रिएशन के माध्यम से म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स का डिजिटाइजेशन पूर्ण किया जाए। और सोशल मीडिया के इंटरवेंशन से किस प्रकार फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या पॉडकास्ट हो या व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से कैसे म्यूज़ियम्स कनेक्ट हो आम जनता के साथ, ये अपॉर्चुनिटी म्यूज़ियम्स को, ये संभावना म्यूज़ियम्स को तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि म्यूज़ियम्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो स्विच ओवर होने का की कैपेसिटी है जो उनको अधिक अप्रोचेबल, अधिक एक्सेसिबल बना सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी गैलरीज़ को वर्चुअली विजिबल बना दिया जाए। म्यूज़ियम्स इस दिशा में यदि काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कोविड-19 और उसके बाद के दौर में समस्या से जूझने में आसानी होगी। कुछ सजेशंस या कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो कोविड-19 के दौरान और बाद में भी संग्रहालयों के एक्सपीरियंस को बढ़ावा देगी। संग्रहालयों के समक्ष कोविड-19 ने सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट किया कि हाइजीन किस प्रकार मेंटेन किया जाए, किस प्रकार म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया को नियमित किया जाए, और कैसे सिक्योरिटी के नए तरीके ढूंढ करके म्यूज़ियम को सिक्योर किया जाए।
तो इन 3 चीज़ों में सुधार करके म्यूज़ियम्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत बनाए रख सकेंगे। हाइजीन और सेफ्टी के लिए चाहे स्टाफ हो चाहे विजिटर्स, दोनों का कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। और म्यूज़ियम्स जब तक इसको इंश्योर नहीं कर पाएंगे तब तक वो इस समस्या से बाहर नहीं निकलेंगे। साथ में जो भी विजिटर्स हों उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होगा आने वाले दौर में। डायनेमिक लीडरशिप एक वो बिंदु है जिस पर म्यूज़ियम्स ने कम विचार किया है, क्योंकि म्यूज़ियम्स की बात आते ही गवर्नमेंट ओन्ड म्यूज़ियम और उसमें काम करने वाले हायरार्किकल सिस्टम का ही ध्यान आता है, जहाँ पर डायनेमिक लीडरशिप क्या होती है इसका कोई मायने नहीं होता, एक तरह से मायने बदल जाता है। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जिनका नाम अभी लिया, तंसीम ज़कारिया मेहता जो कि भावदाजी लाड म्यूज़ियम की डायरेक्टर हैं, या DG CSMVS मुंबई मिस्टर सब्यासाची मुखर्जी, या तरन ठकराल जो ओनर हैं, जो फाउंडर हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम दिल्ली। ये वो कुछ उदाहरण हैं जो अपने डायनेमिक लीडरशिप के माध्यम से म्यूज़ियम एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो यहाँ पर म्यूज़ियम्स अब वो एक एक्सपीरियंस बन गए हैं जो लोगों को आकृष्ट कर रहे हैं, जो लोगों का डेस्टिनेशन बन रहे हैं। लगभग सभी गवर्नमेंट ओन म्यूज़ियम्स या नॉन गवर्नमेंट म्यूज़ियम या ASI ओन म्यूज़ियम्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर म्यूज़ियम एक एकाकी इकाई बन जाएंगे तो शायद उनके एक्सपीरियंस में कमी आएगी। ज़रूरी होगा उनको एक कॉम्पोजिट इकाई बनाना जहां वो कुछ अन्य अनुभवों के साथ उपलब्ध हों। स्मार्ट रेवेन्यू जनरेशन इसी डायनेमिक लीडरशिप से जुड़ा एक दूसरा बिंदु है, जिसमें कोलैबोरेशंस के माध्यम से या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से धनराशि को म्यूज़ियम्स यदि खुद से इनकर करते हैं, यदि खुद से अपनी धनराशि को जनरेट कर पाते हैं, अपने लिए संसाधन जनरेट कर पाते हैं, तो कोविड-19 के बाद यही उनकी संजीवनी बनेगी। ये निश्चित है कि कोविड-19 ने जिस तरह से विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, म्यूज़ियम्स को मिलने वाला बजटरी एलोकेशन नॉमिनल हो जाएगा या बहुत ही कम प्रोवाइड किया जाएगा, घटे हुए अमाउंट में प्राप्त होगा, या जो गवर्नमेंट म्यूज़ियम अभी तक रिक्त पदों से जूझ रहे थे वो रिक्तता आगे भी कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसे हालत में अगर म्यूज़ियम्स अपना रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम होंगे तो शायद वो इस दौर से अच्छे से गुज़र पाएंगे, सफलतापूर्वक इसका सामना कर पाएंगे। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और CSR यानी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रोवाइडेड फंड होते हैं, उन दोनों के इस्तेमाल से भावदाजी लाड म्यूज़ियम और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने एक म्यूज़ियम क्षेत्र में क्रांतिकारी दौर ला दिया है। तो भावदाजी लाड म्यूज़ियम अब अपने डेस्टिनेशन विज़िट्स और अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, साथ में कैफेटेरिया और स्टोरेज और एक ओपन ग्राउंड के माध्यम से बहुत सारे उत्सवों आयोजनों का साक्षी बनते हैं, और इनके माध्यम से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो फंड प्राप्त करते हैं। तो जमनालाल बजाज फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन और इंटैक के द्वारा भावदाजी लाड म्यूज़ियम को फाइनेंस प्राप्त होता है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने बैंक ऑफ अमेरिका, जेट एयरवेज़ और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके अपने लिए फंड्स प्राप्त किए हैं। ये रेवेन्यू जनरेशन का, सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल जो इन म्यूज़ियम्स ने अख्तियार किया, इसके माध्यम से उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली, अपने म्यूज़ियम एक्सपीरियंस को बिल्कुल नए धरातल पर खड़ा कर दिया है। म्यूज़ियम्स को ये समझना पड़ेगा कि
अब उनको डिजिटल कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत अपने को डिजिटाइज़ करना होगा, जहाँ पर वो ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध करा सकें। रही बात म्यूज़ियम्स के एक्सपीरियंस को रिटेन करने की, क्योंकि जितना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना, जितना ज़रूरी है लीडरशिप पर ध्यान देना, उतना ही ज़रूरी है लोगों को उनके पुराने एक्सपीरियंस में रखने देना। किस प्रकार मानव समाज इस कोविड-19 के डिप्रेशन में फिर भी संग्रहालयों जैसे कला केंद्रों के प्रति आकृष्ट हो, इस बात पर बल देना बहुत ज़रूरी है, इस बात की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। तो म्यूज़ियम्स चाहें तो अपने विज़िटिंग आवर्स को बढ़ा करके या डिस्प्ले में कुछ रिलैक्सेशंस प्रदान करें, यानी म्यूज़ियम्स के अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों जो जल्दी लोगों के समझ में आए, उनके साथ इंटरप्रिटेशन डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जाए, और साथ में शायद अब हमें म्यूज़ियम के उन स्टाफ को वहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह पर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, किसी दूसरे सेक्शन में एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को भी फुलफ़िल किया जा सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस और गैलरी एग्जिबिट्स का प्लान म्यूज़ियम्स को कोपिंग स्ट्रैटेजी में मदद करेगा। बहुत सारे विश्व के दूसरे ऐसे संग्रहालय हैं जिन्होंने कोविड-19 की मार से ख़ुद को उबारने में सफलता प्राप्त की है। इसमें सिडनी म्यूज़ियम ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाना चाहिए, जिसने ऑनलाइन हो जाने के बाद भी लगभग 40% ज़्यादा कमाई की। कुछ ऐसे प्रयास शायद भारतीय म्यूज़ियम्स को भी अपनी तरफ से उठाने पड़ेंगे। सरकारी मदद के तौर पर नेचुरल हिस्ट्री वॉशिंगटन, हॉल ऑफ साइंस न्यूयॉर्क, इन म्यूज़ियम्स को बहुत सारा ह्यूज फंडिंग गवर्नमेंट ने प्रदान की। उसको भी अपने सामने रखते हुए म्यूज़ियम्स को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हुए, ख़ुद का रेवेन्यू जनरेट करते हुए गवर्नमेंट से बजट को प्राप्त करना होगा। इस तरह से दूसरों को देखकर जो सुधरने की प्रणाली है, शायद हिंदुस्तानी म्यूज़ियम्स यदि उसको फॉलो करें तो सफलता प्राप्त करेंगे। ना सिर्फ ये देखना कि म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स की चोरी ना हो जाए, बल्कि ये भी देखना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से म्यूज़ियम्स के कॉपीराइट, उनके डिस्प्ले के कॉपीराइट की चोरी ना हो जाए। ये भी सुरक्षा की दृष्टि से म्यूज़ियम्स द्वारा उठाए गए जो प्रयास हैं, जो कदम हैं, उनका एक बिंदु बनेगा। तो आवश्यकता होगी कि सिक्योर्ड ऑनलाइन एक्सेस सभी म्यूज़ियम्स प्रोवाइड करें। तो भारत सरकार ने जतन सॉफ्टवेयर के तहत जो नेशनल रिपोजिटरी फॉर इंडियन म्यूज़ियम्स है, उस प्रोग्राम के तहत भारत के ही कुल 10 ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जिनके कंटेंट को ऑनलाइन अवेलेबल कराया है, जिनमें इंडियन म्यूज़ियम कैलकाटा, नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली, विक्टोरिया हॉल म्यूज़ियम कैलकाटा, इसके साथ ही इलाहाबाद म्यूज़ियम, सालारजंग म्यूज़ियम, गोवा म्यूज़ियम, इन जैसे कई सारे म्यूज़ियम्स के ऑब्जेक्ट्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। और वर्चुअल म्यूज़ियम जो गूगल का है, उसके साथ लगभग देश विदेश के 25,000 म्यूज़ियम्स जुड़े हुए हैं। इन प्रयासों से भी बहुत म्यूज़ियम्स को सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट प्राप्त होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। म्यूज़ियम्स जो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन एक्सपीरियंस मुहैया कराना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ बालकनी शोज़ ऑर्गेनाइज़ करने का प्रयास करें, उस दिशा में काम करें। और जो कॉफ़ी टेबल एक्सपीरियंस है या एक जो कैफ़ेटेरिया एक्सपीरियंस है म्यूज़ियम के साथ, उसको भी संलग्न करें। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना होगा कि म्यूज़ियम प्राथमिकता होनी चाहिए और इन एक्सपीरियंसेस को उनके साथ एड ऑन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कुछ पॉपअप म्यूज़ियम्स यानी कुछ क्षणिक म्यूज़ियम या क्षणिक गैलरीज़ भी इस दिशा में प्रभावी होंगी। बताना चाहूँगी कि राजा दिनकर केरकर म्यूज़ियम जो पुणे में है, उसने ऑस्ट्रेलियन म्यूज़ियम सिडनी के साथ
मिलकर अपने अपने जो उनका एग्ज़िबिट था उसमें सुधार करने की कोशिश की। ये बेस्ट प्रैक्टिस का जो एक्सचेंज है उसने उनके जो व्यूअरशिप थी उसको काफ़ी बढ़ा दिया। और कोविड-19 को यदि हम चैलेंज मानते हैं तो हमें नेपाल में आए हुए जो डिवास्टेटिंग भूकंप था उसको भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उस भूकंप के बाद भी भावदाजी लाड म्यूज़ियम ने लॉस एंजल्स म्यूज़ियम के साथ कोलैबोरेट करके नेपाल गैलरी में इस एक्सपीरियंस या उस जो त्रासदी थी उसको एक कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन में बदल दिया। तो क्यों नहीं कोविड-19 के दौर को भी एक कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन और ऐसी ही किसी गैलरी के रूप में हम प्रपोज़ कर सकते हैं या हम उस दिशा में काम कर सकते हैं। रही बात स्टाफ की, जो म्यूज़ियम एक्सपीरियंस का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा होते हैं, उनको इस समय जॉब लॉस के बहुत ही एक दर्दनाक दंश से जूझना पड़ रहा है। तो उस से उनको निकालने के लिए स्टाफ का जो ट्रेनिंग है वो ऑन साइट से ऑनलाइन कर दिया जाए। इस चैलेंज ने जो समय दिया है उसमें उनके एक्सपर्टीज़ को ऑन साइट के स्थान पर ऑनलाइन में ट्रेन किया जाए तो शायद म्यूज़ियम स्टाफ भी बिना नौकरी गंवाए अपने को म्यूज़ियम के साथ समर्पित रूप में जोड़ सकेगा। बताना चाहूँगी कि विश्व में लोगों ने लगभग 60 से 70% तक जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें गिरावट महसूस की है। यानी अब वो दुनियावी चीज़ों में लगभग 60 से 70% कम इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं। और इसने जहां अलग अलग सेक्टर्स के जॉब को प्रभावित किया है, वहीं म्यूज़ियम्स में लगभग 25% जॉब की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी हालत में म्यूज़ियम्स यदि सर्वाइव करते हैं तो ना सिर्फ वो शैक्षणिक इनफॉर्मल एजुकेशन के एक बहुत ही ज़रूरी कार्य को कर रहे होंगे, बल्कि वो एक जॉब प्रोवाइडर भी बनेंगे। ऐसे में न सिर्फ पुराने स्टाफ को जॉब में रिटेन रखना, बल्कि नए स्टाफ को भी नई ट्रेनिंग के साथ एम्प्लॉय करना म्यूज़ियम्स के द्वारा किया गया एक पुनर्जीवन का कार्य होगा। यहाँ पर अपनी इस संक्षिप्त वार्ता को, जो म्यूज़ियम कोविड-19 के दौर में म्यूज़ियम्स के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं से जुड़ी थी, इस पॉइंट पर विराम दूंगी लियोनार्डो दा विंची के इस खूबसूरत वक्तव्य के साथ कि ब्यूटी पेरिशेस इन लाइफ बट इज़ इमॉर्टल इन आर्ट। कला कभी मरती नहीं, कला की खूबसूरती कभी मरती नहीं, बावजूद उसके कि जीवन ख़त्म हो सकता है। ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा। ये समय बदलाव लेकर के आया है और बुरी बातों को शायद बदल देगा। अच्छाई स्थापित रहेगी क्योंकि वो खूबसूरत होती है और यही खूबसूरती कला में हमेशा जीवित रहेगी। यही कहना चाहूँगी कि वो जो खाली गलियारे जहाँ इस समय सूनापन पसरा हुआ है, वहाँ फिर भी यदि म्यूज़ियम्स को देखा, यदि आपने उस अनुभव को अपने साथ बांधे रखा, तो निश्चित तौर पर संस्कृतियाँ हमारे प्रति, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। धन्यवाद।